chapter, respiration in organisms. So let's start. All the living things respire. Respiration is a process that includes breathing. देखिए, हम जानते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब के अंदर जो है रेस्पिरेशन होती है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पायर करती हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग भी इंक्लूडेड रहती है। इट इज ए प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की जो मूवमेंट होती है इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर और बॉडी से बाहर, एंड वाइस वर्सा इज नोन एज ब्रीदिंग, यानी कि इससे अपोजिट भी, जैसे अगर एयर बाहर जा रही है, एयर अंदर आ रही है, या फिर एयर बाहर जा रही है अंदर आ रही है, तो ये जो प्रोसेस हमारे पास पूरा का पूरा चलता है कि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में और O2 को अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है एयर की इन एंड आउट ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा, यानी कि इससे अपोजिट भी, इसी को जो है हम ब्रीदिंग बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब देखिए, कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, सो अर्थवॉर्म जो है अपनी जो उसकी मॉइस्ट स्किन होती है, क्योंकि अर्थवॉर्म आपने देखा है उसकी जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा मॉइस्ट होती है, काफी नमी वाली होती है। तो जो अर्थवॉर्म है वो कैसे जो है रेस्पायर करता है, वो रेस्पायर करता है अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें फिश की, तो जो फिशेस होती हैं वो गिल्स का यूज करती हैं ब्रीदिंग के लिए। फिशेस जो है गिल्स का यूज करती हैं, और जो प्लांट्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स का जो लीफ है, लीफ कंसिस्ट ऑफ द टाइनी पोर्स। टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद से होते हैं, पोर होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। सो मतलब अगर हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स में जो है गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, तो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, which are mainly present on the surface of leaves। जैसे अभी हमने बात की कि स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखिए जो रेस्पिरेशन है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो हाउ इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड रिलीज्ड टू बी यूज्ड बाय द बॉडी? देखिए, जब भी जैसे हम फूड लेते हैं तो क्या है कि हमें जो है उससे एनर्जी मिलती है फॉर आवर डे टू डे लाइफ एक्टिविटी, सो वी टेक फूड। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है फूड में, फूड के अंदर जो भी एनर्जी होती है टू बी यूज बाय द बॉडी, मतलब ये उस एनर्जी को बॉडी कैसे यूज करेगी। So you know that during process of breathing we can take in air। हमें पता है कि ब्रीदिंग का प्रोसेस जब भी चलेगा तो एयर जो है हम अंदर लेके जाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सो ऑक्सीजन इज टेकन इन बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ऑक्सीजन इज देन सर्कुलेटेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब देखो, अब मान लो ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर हम लेके वी टेकन इन ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है वो सारे के सारे जो सेल्स हैं बॉडी के, देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, इनसे मिलके जो है हमारी बॉडी बनी होती है। सो जो ऑक्सीजन है, अब वो जो ऑक्सीजन है वो सर्कुलेट करेगी, यानी कि वो घूमेगी, जो अलग अलग सेल्स हैं या जो जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जैसे मान लो एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, तो जितने भी सेल्स हैं बॉडी के उन सारे सेल्स में सर्कुलेट करेगी आपकी ऑक्सीजन। फिर आगे बताया गया है फूड जो कि ग्लूकोज है, सो दैट इज ब्रोकन डाउन
in the cells with the help of oxygen. अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में यहाँ पे अराइज हुआ था कि जो भी हम फूड ले रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो बॉडी कैसे यूज करेगी. सो यही इसका आंसर है कि जो फूड है, जो ग्लूकोज है, ठीक है, दैट इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स. वो जो है वो टूट जाएगा. कहाँ पे? इन द सेल्स. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की हेल्प से. अब वो ऑक्सीजन आई कहाँ से? नियरली जब भी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं. तो वो ऑक्सीजन जो है हमें बाहर से मिली फ्रॉम द प्लांट्स. जैसे प्लांट्स जो है, प्लांट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लांट से ही जो है हमें ऑक्सीजन मिलती है. अगर प्लांट्स नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती. हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती. तो मतलब अब वो जो ऑक्सीजन है वो करेगी क्या बॉडी के अंदर? तो ये बात हमने की कि जो भी फूड है वो टूट जाएगा इन द सेल्स. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की हेल्प से, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन होगी. सो अब देखो, हम चाहे जो भी खाना लें, जैसे अपने टेस्ट के लिए हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा स्पाइसी खाना लें या जंक फूड हम लें अपने टेस्ट के लिए, लेकिन हमारी बॉडी को जो है वो कोई भी मतलब नहीं है कि आप गुलाब जामुन खाओ, आप चॉकलेट खाओ, आप बर्गर खाओ. हमारी बॉडी को सिर्फ मतलब किस चीज़ से है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स. इनसे हमारी बॉडी को मतलब है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. जैसे अगर आप राइस ले रहे हो, चपाती ले रहे हो तो आपको कार्ब्स मिलेंगे. अगर आप पल्सेस ले रहे हो तो आपको जो है उससे प्रोटीन्स मिलेंगे. सो जितना भी खाना होता है उसका जो है वो जाके ग्लूकोज बन जाता है हमारी बॉडी के अंदर. ग्लूकोज बन जाता है तो वो जो ग्लूकोज है वो टूटता है इन द सेल्स. किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से. और वो ऑक्सीजन ब्रीदिंग प्रोसेस के दौरान हम अंदर लेके गए थे. अब इसीलिए अगर हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जंक फूड खाएं या ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी चीज़ें खाएं जो कि फ्राइड खाना है, तो उससे क्या होता है? वो हमारी बॉडी में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और फैट की फॉर्म में जो है एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है. सो बी केयरफुल दैट व्हाट यू ईट, बिकॉज हमारी बॉडी को एक बहुत बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट की जरूरत होती है. हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको काम करने के लिए, जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, जो भी काम करेंगे वो काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनर्जी. और एनर्जी हमें फूड से मिलती है. सो अवर डाइट शुड बी गुड. नेक्स्ट आ जाइए सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर. ब्रीदिंग का मतलब हम समझ गए, लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? What is respiration? The process in which the food is broken down in the cells. देखिए यही जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड है वो टूटता है, दैट इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी. एनर्जी को रिलीज करने के लिए उसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल देते हैं. देखिए नाम से पता लग रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेल्स के पास रेस्पिरेशन होगी तो मतलब क्या होगा कि जो फूड है वो टूटेगा इन द सेल्स. अब देखो अगर फूड टूट रहा है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी अराइज हो रहा होगा कि जो फूड है दैट इज ब्रोकन डाउन, फूड टूट रहा है तो वो क्यों टूटेगा? व्हाई डज दिस ब्रेक? इन ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी. एनर्जी को रिलीज करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी फिर हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए भी वो यूटिलाइज होती है. सो इसीलिए बोला गया है, इसी प्रोसेस को जो है सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है. सो नेक्स्ट इज 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स. देखिए सेल्स के अंदर जो है वो 2 प्रकार की रेस्पिरेशन होती है. वन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एक जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, लेकिन जो अदर है यानी कि जो दूसरी है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है. अब बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड दैट इज ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज. देखिए अगर जो ग्लूकोज है अगर वो टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि
सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब तो हमने देख लिया कि जो फूड है दैट इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी, बट इफ दिस प्रोसेस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। It takes place in all the organisms and leads to the production of carbon dioxide, water and energy. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगी हमारे पास। अब जब भी इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उससे क्या होता है, when this aerobic respiration takes place then it leads to the process of, मतलब इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होती है। It leads to the प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आप रिएक्शन देखिए ये ग्लूकोज है तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है बिकॉज इसकी जो ब्रेकडाउन है वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन लिखा है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये आपको क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, CO2, H2O और एनर्जी। फूड इज ऑल्सो ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो फूड है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी टूट सकता है और इस प्रोसेस को जो है हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। देखिए एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑर्गेनिजम्स में सच एज ईस्ट, जैसे कि ईस्ट है तो उसमें जो है एनएरोबिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, अल्कोहल की और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज है तो अब देखिए इसकी ब्रेकडाउन होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो विदाउट ऑक्सीजन लिखा है। अब यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे ना ये आपको याद रखने हैं कि एरोबिक वाले से अलग ये कैसे हैं। एरोबिक वाले में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है, लेकिन एनएरोबिक वाले में आपको अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड मिल सकता है, अल्कोहल मिल सकता है या फिर लैक्टिक एसिड मिल सकता है और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलेगी। देखिए एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम रहा, बस आपको ये याद कर लेना है कि एरोबिक में वाटर मिल रहा था एक्स्ट्रा और एनएरोबिक में एक्स्ट्रा अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड मिल सकता है। So these products you have to remember. So this is the difference between the aerobic and anaerobic respiration. So moving to our next topic. अब देखिए डिफरेंस तो हमने जनरल सा देख लिया कि हाँ ये चीजें हैं, मतलब प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे इनमें, ऑल्सो कौन सा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कौन सा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। लेकिन ये जो आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस दिया गया है इसमें आपको बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पॉइंट। एरोबिक रेस्पिरेशन बोला हमने, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2। एनारोबिक, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ O2। नेक्स्ट पॉइंट इज एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें गैसेस का एक्सचेंज होगा बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म के बीच में और जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में। नेक्स्ट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकती है, लेकिन एनाएरोबिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होती है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। यू हैव टू रिमेम्बर। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में हमेशा जो है क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मिलता है, लेकिन एनाएरोबिक के केस में हमने देखा कि जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। जैसे उसमें ये नहीं है फिक्स्ड कि आपको अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है, आपको अल्कोहल भी मिल सकता है, आपको लैक्टिक एसिड भी मिल सकता है। सो यानी कि जो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो वेरी करते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में 36 ATP मिलते हैं। इट यील्ड्स
36 ATP, लेकिन एनएरोबिक के केस में 2 ATP मिलते हैं, इट यील्ड्स 2 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन में एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्स इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि जो ईस्ट है, ईस्ट के केस में, और जो मसल सेल्स हैं वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स है। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर अराइज हो रहा होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक्सचेंज होती है गैसेस की, लेकिन एनारोबिक में नहीं होती है, क्योंकि देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, लेकिन वहां पे तो कोई एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं है गैसेस की, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में है। अब कितने कितने एटीपी मिलते हैं दोनों प्रकार की रेस्पिरेशन में, क्योंकि जैसे आपको पता है एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सो ये भी आपको याद कर लेना है। अब ईस्ट के केस में पूछ लिया एरोबिक होती है एनारोबिक होती है, सो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है कि ईस्ट के केस में एनारोबिक और मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी होगी अगर ये पूछ लिया, सो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। और जबकि एनारोबिक की अगर हम बात करें सो इट अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म। सो दीज आर important, some important difference points that you have to learn properly with understanding, क्योंकि यहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो है फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एटीपी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे एटीपी की, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। सो इसको हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। सो इट इज द यूनिवर्सल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन ऑल लिविंग सेल्स। ये क्या है? यूनिवर्सल यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिवर्सल यानी कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनमें ये यूज होती है। इट इज द वेरी बेसिक मॉलिक्यूल, काफी ज्यादा बेसिक मॉलिक्यूल है, विच मीट्स अवर एनर्जी नीड्स, जो कि हमारी एनर्जी नीड को पूरी करता है, एंड फॉर्म्ड इन द लेटर स्टेप्स ऑफ द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। और ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन होती है उसके जो लेटर स्टेप्स होते हैं, यानी कि बाद वाले जो स्टेप्स होते हैं उस टाइम ये बनता है। और आपको याद रखना है कि इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं जैसे ईस्ट के केस में हमने देखा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ईस्ट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ईस्ट में क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिससे जो है प्रोडक्शन होती है किसकी? अल्कोहल की, बाय द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर। आपको ये चीज अच्छे से याद कर लेनी है कि जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है शुगर की। देखिए जो शुगर है वो ग्लूकोज ही है, ठीक है, ग्लूकोज क्या है? एक शुगर ही है। सो ये बात आपको देखिए ध्यान में रखनी है कि जो चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन जो है वो हो जाती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है शुगर की या ग्लूकोज की। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, तो वहां पे क्या होता है? इनकम्प्लीट, मतलब पूरे तरीके से जो शुगर है या जो ग्लूकोज है वो नहीं टूटते हैं, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है। सो it is for this reason that yeast is used in the production of the wine and beer। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज क्या है ईस्ट का। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन क्या होता है। सो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो एरोबिक है या फिर एनएरोबिक है। सो रिमेम्बर इट इज एनएरोबिक। इट इज एनएरोबिक, एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला प्रोसेस है। सो द एनएरोबिक कन्वर्जन ऑफ द शुगर टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल बाय द ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। जो एनएरोबिक कन्वर्जन होती है शुगर्स की, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में। दो चीजें ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और साथ में अल्कोहल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्मेंटेशन के दौरान जो है वो कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है। सो CO2 और साथ ही साथ अल्कोहल मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्मेंटेशन जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है? ईस्ट करवाता है फर्मेंटेशन, और ये एनएरोबिक है। नेक्स्ट इज
ईस्ट्स आर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई आपसे पूछे कि ईस्ट जो है वो प्रोकारियोटिक है या यूकारियोट है, सो रिमेम्बर ये क्या है, ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। क्लासिफाइड इन द किंगडम फंजाई, इसको क्लासिफाई किया गया है किंगडम फंजाई के अंडर विद 1500 स्पीसीज करंटली डिस्क्राइब्ड, जिसमें लगभग 1500 जो स्पीसीज हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। जो ईस्ट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, रिमेम्बर। सो यहाँ पे एक इसकी रेलिवेंस ये भी हो जाती है कि देखो जैसे ईस्ट जो है आपका वो किंगडम फंजाई के अंडर आता है। सो क्या होता है कि जो किंगडम फंजाई है उसके जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब मैनी सेल्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, सो दैट इज ईस्ट। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है कि कुछ एक स्पीसीज ऐसी हैं ईस्ट की जो कि मल्टी सेलुलर बन जाती हैं। अब कैसे मल्टी सेलुलर बन जाती हैं? थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ द कनेक्टेड बडिंग सेल्स नोन एज स्यूडो हाइफी। ठीक है, ये जो है स्यूडो हाइफी की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये मल्टी सेलुलर बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें हाइफी की, तो हाइफी क्या है? ये जो है लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है फंगस के केस में। लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर मतलब लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर, लंबे लंबे से स्ट्रक्चर होते हैं ब्रांचिंग वाले फिलामेंटस स्ट्रक्चर फंगस के केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए होता क्या है कि यहाँ पे तो स्यूडो हाइफी बनेगा। स्यूडो हाइफी यानी कि स्यूडो का मतलब फॉल्स, मतलब एक फॉल्स सा हाइफी ये बना देते हैं। यहाँ पे आगे बताया भी गया है, और फॉल्स हाइफी एज सीन इन द मोस्ट मोल्ड्स। जो मोल्ड्स होते हैं, मोल्ड्स भी हमारे पास किस में आते हैं? इन द किंगडम फंजाई। सो यहाँ पे आप स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, MOULDS, यू होगा बीच में। सो जो मोल्ड्स होते हैं उनके केस में ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिए जो ईस्ट है, ईस्ट का जो साइज है दैट कैन वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, टिपिकली मेजरिंग 3 to 4 माइक्रोमीटर। मतलब जो ईस्ट का साइज है वो भी अलग अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो अगर आप एक टिपिकल साइज की बात करो तो 3 से 4 माइक्रोमीटर तक इतना हो सकता है। इन डायमीटर ऑल्दो सम ईस्ट कैन रीच ओवर 40 माइक्रोमीटर। डायमीटर वाइज अगर देखें तो कुछ जो ईस्ट होते हैं वो जो है लगभग 40 माइक्रोमीटर तक पहुंच जाते हैं। मोस्ट ईस्ट रिप्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर जो ईस्ट होते हैं उनमें अगर रिप्रोडक्शन होनी है तो वो जो है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और माइटोसिस के थ्रू। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। तो मतलब इसमें जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही ऑफस्प्रिंग, मतलब जैसे पेरेंट्स वैसे ही आगे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है आपका माइटोसिस। सो and many so do by an asymmetric division। और बहुत सारे ईस्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें asymmetric division प्रोसेस चलता है called as budding। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब क्या होगा कि जैसे ईस्ट है तो ईस्ट की बॉडी के ऊपर क्या होगा कि एक बड की फॉर्मेशन, छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बड बोलेंगे। अब वो जो बड है वो धीरे धीरे जो है वो ग्रो करेगा। जैसे ही वो मैच्योर कर जाएगा वो जो है पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा और न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है। सो ईस्ट के केस में बडिंग होती है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट इज योर द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन इनहेल्स एंड एक्सहेल्स। देखिए इनहेल का मतलब क्या होता है? इनहेल का मतलब ये होता है कि जब जो है हम ऑक्सीजन अंदर, जैसे सांस हम ले रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जा रहे हैं, इन मतलब अंदर, और उसी से अपोजिट होता है एक्सहेल करना। एक्सहेल करना जैसे हम जो है वो सांस बाहर छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, दैट इज एक्सहेल करना।
So the number of times a person inhales or exhales or breathe in 1 minute is known as breathing rate. अब देखिए, अगर आपको डिफाइन करना है कि ब्रीदिंग रेट क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ये होता है कि कितने बार जो है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई पर्सन जो है वो इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है। मतलब सिंपल इनहेल एक्सहेल करना का क्या मतलब कि ब्रीद करना। इनहेल एक्सहेल का मतलब यहाँ पे कि वो ब्रीदिंग कर रहा है, सांस ले रहा है। तो 1 मिनट में वो कितनी बार जो है वो एक्सहेल करेगा, यानी कि सांस को अंदर लेके जाएगा और सांस को बाहर छोड़ेगा 1 मिनट में, उसी को उसका ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। सो द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन inhales and exhales or breathe in 1 minute is known as breathing rate. So this is the definition important. Next is parts of the human respiratory system. Human respiratory system के क्या क्या parts आते हैं? So यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए nasal cavity है, nose की cavity है, nasal word is related to nose. अब यहाँ पे देखिए ये pharynx है, this is pharynx. फिर आपके पास ट्रेकिया यहाँ पे ओपन होगा, ट्रेकिया। देन यहाँ पे आप देख रहे हो ये लंग्स है, ये लंग्स है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग इज देयर। सो जो लंग्स होती हैं वो रेस्ट करती हैं डायफ्राम के ऊपर। सो देखिए ये डायफ्राम होगा, इसके ऊपर जो है वो लंग्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ये जो है इसमें पार्ट्स जो है वो क्या क्या जो है वो आते हैं, ये हमने यहाँ पे देखे। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल्स जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है ह्यूमंस में, वो कैसे चलता है ये हम देखते हैं अभी। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। हमें पता है कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है, मीन्स जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको हम अंदर लेके जाते हैं और बाहर हम क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है उसको बाहर निकालते हैं। सो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, द एंटायर प्रोसेस अकर्स बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके एक्शन की वजह से जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। वी ऑल नो दैट वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स। हमें पता है कि हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो हमारे नोज के जो नॉस्ट्रल्स हैं, उनसे हम क्या है, उनसे हम नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, एयर को अंदर लेके जाते हैं। सो व्हेन वी ब्रीथ इन, जब भी जो है हम अंदर जो है एयर को लेके जाते हैं, एयर पासेस थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स। हमारे नॉस्ट्रल से जो हमारी नेजल कैविटी है, जो नोज की जो कैविटी है, वहां तक एयर जो है वो पहुंच जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो एयर है वो लंग्स में पहुंच जाती है, विच आर लोकेटेड। जो लंग्स होती हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं, लंग्स की लोकेशन कहाँ पे होती है हमारी बॉडी में, लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। जो चेस्ट की कैविटी है, हमारी जो चेस्ट की कैविटी है, वहां पे जो लंग्स होती हैं वो सिचुएटेड होती हैं। सो द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड द डायफ्राम। देखिए जो हमारी जो रिब्स होती हैं, जो रिब केज होता है, ठीक है, जो रिब्स होती हैं वो मिलके जो है वो पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसको जो है हम रिब केज बोल देते हैं। सो जो हमारे पास रिब्स होती हैं, मतलब रिब्स ने क्या बनाया, रिब केज बनाया, ठीक है। रिब्स यानी कि जो पसलियां होती हैं, हिंदी में अगर हम बात करें सो जो पसलियां होती हैं दे आर रिब्स। सो जो रिब केज है, रिब केज की मूवमेंट होगी और साथ ही साथ जो डायफ्राम है उसकी जो मूवमेंट होगी। यहाँ पे हमने देखा अभी डायग्राम में दैट ये हमारे पास जो है वो डायफ्राम है। लंग्स जो है, लंग्स दे रेस्ट ऑन दिस डायफ्राम, लंग्स दे रेस्ट ऑन दिस डायफ्राम। सो होता क्या है कि जो रिब केज है और डायफ्राम है, इसकी क्या होती है, इनकी मूवमेंट होती है। तो उसी की वजह से जो एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो चलता है, विच आर लोकेटेड अराउंड एंड एट द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है,
चेस्ट कैविटी के अराउंड, चेस्ट कैविटी के अराउंड क्या चीज प्रेजेंट है? आपका रिब केज। लेकिन एट द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी नीचे क्या चीज प्रेजेंट है? डायफ्राम। नीचे क्या चीज प्रेजेंट है? डायफ्राम, एज यू सी इन दिस डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है वो बताया गया है, एक चार्ट आपको दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से पार्ट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ओपन होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होंगे हमारे, दे लीड्स टू द नेजल पैसेज। फिर उसके बाद आगे जो है वो क्या ओपन होगा? दैट लीड्स टू द नेजल चैम्बर। फिर उसके बाद आगे ओपन होता है नेजोफेरिंक्स। ठीक है, जैसे देखो नेजल कैविटी है, यहाँ पे फेरिंक्स है। नेजोफेरिंक्स, नेजो वर्ड नोज से रिलेटेड, और उसके बाद यहाँ पे ये फेरिंक्स जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो। उसके बाद जो है वो ओपन होता है इनटू द लेरिंक्स। लेरिंक्स क्या है? लेरिंक्स इज द साउंड बॉक्स। लेरिंक्स इज साउंड बॉक्स, और इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इट हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या है? विच लीड्स टू द ट्रेकिया। उसके बाद जो है वो क्या खुलेगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है वो इसके बाद खुलेगा थ्रू द ग्लॉटिस। फिर उसके बाद जो ट्रेकिया है वो डिवाइड करता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा वाले रीजन के ऊपर। जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां पे उस रीजन में डिवाइड करेगा जो ट्रेकिया है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब देखो प्राइमरी ब्रोंकाई ने डिवाइड किया, सेकेंडरी ब्रोंकाई वहां पे खुले और ब्रोंक्यूल्स। फिर उसके बाद ये डिवाइड करेंगे, ये आगे ओपन होंगे इनटू आगे कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? टर्शरी ब्रोंकाई। पहले सेकेंडरी हो गया, अब टर्शरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएंगे। दिस डिवाइड एंड दे फॉर्म टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर ये डिवाइड करके एल्वियोलाई बना देते हैं। याद रखिएगा कि जो एल्वियोलाई होते हैं ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यहाँ पे मतलब मेनली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एल्वियोलाई में ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी साइट कौन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, आपका आंसर होगा दैट द प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज योर एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स हमने देखा। अब इसके बाद जो है हम डिटेल में जो है यहाँ पे जो ब्रीदिंग के प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें दो प्रोसेसेस आते हैं। बताया गया है द ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द टू प्रोसेसेस। दो प्रोसेसेस इसमें आते हैं। एक प्रोसेस आता है इनहेलेशन, दूसरा प्रोसेस आता है एक्सहेलेशन। दो चीजें आती हैं, दो प्रोसेस आते हैं, एक इनहेलेशन दूसरा एक्सहेलेशन। अगर हम बात करें इनहेलेशन की, इसके दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम मूव्स डाउन एंड द रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। देखिए इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है, यू कैन चेक हियर। देखिए जो डायफ्राम है, डायफ्राम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो डायफ्राम है ये जो है डाउन मूव करेगा, डाउन जो है ये मूव करेगा एंड द रिब्स, और जो रिब्स है यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिब्स है, पसलियां हैं, ये जो है वो मिलके जो है वो केज बना दे रही हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज योर रिब केज। रिब केज की फॉर्मेशन ये करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी इनहेलेशन होगी, यानी कि जब भी हम ऑक्सीजन अंदर लेके आएंगे, इन मतलब अंदर लाना, इनहेलेशन, ऑक्सीजन रिच एयर जब हम अंदर लेके आएंगे तो उस टाइम क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनहेलेशन के दौरान क्या क्या चीजें हो रही हैं। देखिए डायफ्राम जो है वो मूव करेगा डाउन, डायफ्राम डाउन मूव करेगा, और जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ वो अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ अपवर्ड मूव करेंगी और आउटवर्ड थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करेंगी। तो अब आप सोचिए कि इसकी रेलिवेंस क्या है।
देखिए, अगर आपका डायफ्राम अगर नीचे की तरफ मूव करेगा, आप खुद सोचिए, अगर डायफ्राम, देखिए लंग्स दे रेस्ट ऑन दिस डायफ्राम। सो अगर ये जो डायफ्राम है ये अगर नीचे की तरफ को मूव करेगा तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो स्पेस है वो इंक्रीज होगा, काफी हद तक स्पेस इससे इंक्रीज होगा। और देखिए ये आपके रिब्स हैं, तो अगर ये रिब्स थोड़ा बाहर की तरफ मूव करेंगी एज कंपैरिजन टू दैट, अगर ये अंदर की तरफ मूव करें तो इसके बजाय अगर ये थोड़ा बाहर की तरफ मूव करेंगी, आउटवर्ड अगर ये मूव कर रही हैं और अपवर्ड ये मूव करेंगी, तो इससे क्या होगा, इससे जो स्पेस है हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर वो बढ़ेगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि स्पेस बढ़ा के हम क्या कर लेंगे। देखिए, जब भी एयर ने अंदर आना है तो क्या है, स्पेस तो चाहिए। तो जब भी इनहेलेशन होगी, यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर जब भी अंदर आएगी तो उस टाइम स्पेस बढ़ना चाहिए, एयर को भी तो जगह चाहिए। जैसे मान लो आपके घर में 20 गेस्ट आ रहे हैं, तो आपके रूम्स भी तो उसके अकॉर्डिंग खाली होने चाहिए, स्पेस भी तो होना चाहिए। सेम इज द केस एयर ने आना है, स्पेस चाहिए चेस्ट कैविटी में, तो इसीलिए ये होगा। सो दिस लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ एयर। अब क्या होगा कि अगर जगह बन गई, स्पेस अगर हो गया चेस्ट कैविटी के अंदर, तो लंग्स के अंदर फिर जो एयर है उसकी मूवमेंट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें एक्सहेलेशन के दौरान, एक्सहेलेशन क्या होता है कि जब हम एग्जिट कर रहे हैं, CO2 को जब हम रिमूव कर रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। इसमें होता क्या है, द डायफ्राम मूव्स टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। देखिए, डायफ्राम अब अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है, क्योंकि अब कोई जरूरत नहीं है कि एयर अब अंदर आएगी ही नहीं, अब तो एयर ने बाहर जाना है ना, CO2 ने बाहर जाना है, CO2 रिच एयर ने बाहर जाना है। तो अब क्या है, अब जो डायफ्राम है वो अपनी फॉर्मर, मतलब अपनी जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उसमें वापस आ जाता है। देखिए लिखा है डायफ्राम मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और जो रिब्स हैं वो अब डाउनवर्ड जो है वो मूव करेंगी। देखिए पहले अपवर्ड मूव कर रही थी, अपवर्ड मूव कर रही थी, क्यों मूव कर रही थी अपवर्ड, ताकि स्पेस जो है हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर में जो स्पेस है वो बढ़ जाए। लेकिन अब एक्सेलेशन के दौरान उल्टा होगा, अब जो रिब्स हैं वो अपवर्ड मूव नहीं करेंगी, वो जो है डाउनवर्ड मूव करेंगी। और पहले देखिए, पहले इनहेलेशन के दौरान जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ को मूव कर रही थी, अगर वो बाहर की तरफ को मूव कर रही थी तो उससे जो है स्पेस बढ़ेगा इन द चेस्ट कैविटी। लेकिन अगर एक्सेलेशन का प्रोसेस है तो उसमें क्या होगा, इसमें जो है जो रिब्स हैं वो तो डाउनवर्ड मूव की और इनवर्ड अंदर की तरफ को मूव करेंगी, इनवर्ड मूव करेंगी, अंदर की तरफ को मूव करेंगी। तो जब अंदर की तरफ को मूव करेंगी तो इससे क्या होगा, इससे जो साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी है वो रिड्यूस होगा। तो अगर साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी हमारे पास रिड्यूस होगा तो इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू द मूवमेंट ऑफ द एयर आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, अब फटाफट से जो एयर है वो लंग से बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर स्पेस ही नहीं है। जब अंदर स्पेस ही नहीं है तो आप बाहर निकलोगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कहीं पे गए मार्केट में और वहां पे मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, ठीक है, आपको स्पेस ही नहीं है तो आप चाहोगे ना एकदम से वहां से बाहर निकलना। सेम थिंग हैपन हियर, अगर जो साइज है चेस्ट कैविटी का, अंदर स्पेस ही नहीं है, वो अगर घट जाता है, वो क्यों घटा उसका कारण मैंने आपको बताया। देखिए अगर रिब्स जो है वो अंदर की तरफ को इनवर्ड मूव करेंगी, यहाँ पे आप रिब्स देख रहे हो, दीज आर द रिब्स, अगर ये अंदर की तरफ को मूव करेंगी, एट दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इससे जो है एक तरीके से जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए जो एयर की जो मूवमेंट है वो आउट ऑफ द लंग्स होगी। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आप अपनी बॉडी से कोरिलेट करके इसको अच्छे से याद रख सकते हो और समझ सकते हो कि एक्चुअल में ब्रीदिंग का प्रोसेस होता कैसे है। नाउ नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा के केस में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होगी। अमीबा रेस्पायर्स by the process of the diffusion through its body surface। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अमीबा के केस में रेस्पिरेशन कैसे होती है तो आप बोलोगे कि ये होती है डिफ्यूजन के थ्रू। मतलब जो अमीबा का जो बॉडी सरफेस है, ठीक है, जो उसका बॉडी सरफेस है, उसके बॉडी सरफेस के थ्रू ही जो है वो क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट इज
रेस्पिरेशन इन लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स में कैसे होती है? अब देखिए, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एलिफेंट हो गया, लायंस हो गए, काउस, फ्रॉग्स एंड बर्ड्स हैव लंग्स लाइक दैट इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, जो लैंड एनिमल्स होते हैं जनरली, जैसे एलिफेंट, लाइन, काउस, फ्रॉग, बर्ड्स, इन सब के केस में लंग्स प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताइए, कि बर्ड्स के केस में क्या है, फ्रॉग के केस में क्या है। तो आपको याद रखना है, ये जनरली पूछा जाता है फ्रॉग और बर्ड्स वाला। तो आपको याद रखना है कि जैसे ह्यूमंस के केस में लंग्स प्रेजेंट होती है ना, वैसे ही इनके केस में भी, फ्रॉग के केस में भी, बर्ड्स के केस में भी जो लंग्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लाइक दैट इन ह्यूमन बींग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के केस में प्रेजेंट होती हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, ए कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया भी गया है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म सच एज कॉकरोचेस एंड अर्थवर्म्स ब्रीथ। यानी कि जो कॉकरोच है और अर्थवर्म है, इनके केस में ब्रीथिंग कैसे होती है। सो देखिए, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच के पास क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, उसकी बॉडी की लेटरल साइड में, यानी कि साइड में, साइड वाइज, लेटरल मतलब साइड वाइज। तो वो जो ओपनिंग होती है, उन ओपनिंग्स को स्पाइरेकल्स कहा जाता है। रिमेम्बर, उन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं। सो ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स इट्स बॉडी थ्रू द स्पाइरेकल्स। तो मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन रिच एयर जो है, जो कि कॉकरोच की बॉडी के अंदर एंटर करेगी, वो जो है उन ओपनिंग्स के थ्रू ही एंटर करेगी। अब देखो, आपने मान लो अपने रूम से बाहर जाना है, तो आप डोर खोलोगे, आपको ओपनिंग चाहिए बाहर निकलने के लिए। वैसे ही अगर एयर ने एंटर करना है तो एयर के लिए भी ओपनिंग चाहिए। अब देखो, हमारे नोज में नॉस्ट्रिल्स हैं, तो वो ओपनिंग है ना, एयर आराम से वहां से एंटर कर जाती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, जैसे हम बोलते हैं कि मास्क पहन के रखें, नहीं तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में हम आ सकते हैं, क्योंकि फिर हम जो है वहां पे कांटेक्ट में इसीलिए आ सकते हैं क्योंकि जो एयर नॉस्ट्रल्स है, एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही तो एयर अंदर जाती है। सो अब यहाँ पे देखो, अगर कॉकरोच है तो कॉकरोच के केस में भी उसकी बॉडी में कुछ ओपनिंग्स होना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं ओपनिंग्स में से जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो उसकी बॉडी में एंटर करती है। तो जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो जो है कॉकरोच की बॉडी में एंटर करती है थ्रू द स्पाइरेकल्स। ये ओपनिंग ही है जो कि उसकी बॉडी के लेटरल साइड में साइडवाइज जो है वो प्रेजेंट होती है। द स्पाइरेकल्स आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स। अब देखिए, जो स्पाइरेकल्स है, मतलब ऐसी जो ओपनिंग्स हैं, वो जो है आपस में कनेक्टेड होती हैं, किसके द्वारा, बाय द नेटवर्क ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब के नेटवर्क के द्वारा, जिसको ट्रेकिया कहा जाता है, विच आर प्रेजेंट, जो कि ऑल ओवर इट्स बॉडी प्रेजेंट होता है। देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपके पास ना यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स आपको दिखाई गई हैं, स्पाइरेकल्स। अब देखिए, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के थ्रू क्या होता है, ट्रेकिया के थ्रू ये जो स्पाइरेकल्स हैं ये आपके पास जो है कनेक्टेड होते हैं। ट्रेकिया क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब। द ऑक्सीजन देन एंटर्स द ट्रेकिया फ्रॉम वेयर इट डिफ्यूजेस इनटू द। अब देखियो, जो ऑक्सीजन है वो एंटर करेगी, एंटर्स द ट्रेकिया फ्रॉम वेयर। अब ऑक्सीजन जो है वो ट्रेकिया में एंटर कर रही है स्पाइरेकल्स के थ्रू। सो अब ट्रेकिया से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होगी इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी। देखो, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, सो कॉकरोच की बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स हैं, तो मतलब अब जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होगी, वो पहुंच जाएगी इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी, कॉकरोच की जो बॉडी है उसके सेल्स तक। However, the movement of the carbon dioxide follows the reverse path. लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट यहाँ पे कैसी होगी, तो उसमें रिवर्स पाथ फॉलो होगा, मतलब इससे अपोजिट पाथ जो है वो फॉलो होता है, वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी फर्स्ट एंटर्स द ट्रेकिया। जिसमें क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है, कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, जो सेल्स ऑफ द बॉडी है, देखो वो ऑक्सीजन लेंगे, मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है इनके बीच में। समझ रहे हो डिफ्यूजन का मतलब, यहाँ पे मतलब एक्सचेंज हो रहा है इनके बीच में। जैसे जो बॉडी के जो सेल्स हैं
वो ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है, लेकिन वो जो है CO2 को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। CO2 को वो रिलीज करते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो CO2 आपकी रिलीज हो गई वहां से। तो ये जो CO2 है, देखो क्या बोला, हाउएवर द मूवमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोज द रिवर्स पाथ। इस CO2 की जो मूवमेंट है वो रिवर्स पाथ यानी कि उल्टा पाथ, अपोजिट पाथ फॉलो करती है, जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया एज ए वेस्ट जो बॉडी के सेल्स हैं वो ही CO2 को रिलीज करते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पहले जो है वो ट्रेकिया में एंटर करती है एंड देन लीव्स द बॉडी थ्रू द स्पाइरिकल्स, और बॉडी से बाहर निकलती है स्पाइरिकल्स के थ्रू, मतलब उल्टा हो रहा है ना ये वाली चीज कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। सो ब्लड ऑफ द कॉकरोच नोन एज द हीमोलिम्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉकरोच का ब्लड होता है उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। इट इज इन्वॉल्व फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स। देखो जो हीमोलिम्फ है ये इन्वॉल्व है किस चीज के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बिटवीन द सेल्स। देखो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में भी क्या है, ब्लड है। अगर ब्लड नहीं होता तो गैसेस की एक्सचेंज ही नहीं होती। देखो जैसे मान लो हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड ही नहीं होता, कोई लिक्विड ही नहीं होता, वैसे होता क्या है इन जनरल की जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर मिल जाती है। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर मिल जाएगी तो बॉडी के पार्ट्स तक, बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाएगी आराम से। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसे कुछ लिक्विड ही नहीं होता तो किसके अंदर मिलके पहुंचती, नहीं पहुंच पाती। इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ब्लड होना बहुत जरूरी है। कॉकरोच के केस में जो ब्लड है उसको स्पेसिफिक टर्म आपको याद रखनी है, उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है, और यही इन्वॉल्व होता है किस चीज के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए बिटवीन द सेल्स, क्योंकि इसके अंदर जो गैसेस है वो मिल जाएंगी और एक्सचेंज होगा। अब एक्सचेंज कैसा होगा आप देख रहे हो, एक्सचेंज कैसा होगा, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, सेल्स अच्छी अच्छी चीजें ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, CO2 जो है वापिस से ब्लड में डाल देंगे। CO2 उनका वेस्ट है, उसको वापिस से ब्लड में डाल देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और CO2 ब्लड में डाल देते हैं, और जो CO2 है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। सो इस तरीके से ये सारी चीज यहाँ पे चलती है। अब अगर हम बात करें, देखो जो अर्थवर्म और कॉकरोच है इनके बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है, पूछे जाते हैं। सो अर्थवर्म के केस में अगर हम देखें तो जो रेस्पिरेशन है वो होती है थ्रू द सरफेस ऑफ देयर स्किन। अर्थवर्म के केस में जो है कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे वहां पे हमने देखा ट्रेकिया प्रेजेंट था कॉकरोच के केस में। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि होता क्या है इन जनरल, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इंसेक्ट्स में जो है वो ट्रेकिया होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रेकिया। जैसे कॉकरोच आपका इंसेक्ट है। अब अर्थवर्म के केस में जो है वो कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अर्थवर्म के केस में रेस्पिरेशन होगी कैसे, इट अकर्स थ्रू द सरफेस ऑफ देयर स्किन। जो उनकी स्किन है, अर्थवर्म की जो स्किन है, उस स्किन के सरफेस में से ही जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है अर्थवर्म में वो चलता है। जो मॉइस्ट स्किन होती है अर्थवर्म की, काफी मॉइस्ट होती है, काफी नमी वाली स्किन होती है, जैसे आपको यहाँ पे अर्थवर्म दिखाया गया है डायग्राम में। द स्किन ऑफ द अर्थवर्म इज मॉइस्ट होती है, काफी स्लाइमी होती है, गैसेस डायरेक्टली डिफ्यूज। तो देखो इतनी ज्यादा मॉइस्ट अगर स्किन है तो गैसेस जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती हैं इनटू इट्स टिश्यूज थ्रू द स्किन, मतलब स्किन के थ्रू ही डायरेक्ट यहाँ पे रेस्पिरेशन हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉइस्ट स्किन जो है प्रेजेंट होती है। सो आगे आपको बोला गया है कि डू यू थिंक प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, हाउ डू प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन। देखिए अदर ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, कॉकरोच की हमने बात की, ह्यूमंस की बात की, अर्थवर्म की बात की, बर्ड्स के केस में देखा लंग्स प्रेजेंट होती हैं। सो इस तरीके से हमने जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, लेकिन क्या जो है प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वैसे ही क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। सो हाउ डू प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को कैसे अंदर लेके जाते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। सो जस्ट लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वैसे ही प्लांट्स भी जो है वो रेस्पायर करते हैं, क्योंकि वो भी लिविंग है।
अधिकार तो उनको भी है रेस्पायर करने का, तो वो भी रेस्पायर करते हैं। दे रेस्पायर थ्रू द टाइनी पोर्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसे रेस्पायर करते हैं, तो ये रेस्पायर करते हैं कैसे? थ्रू द टाइनी पोर्स। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। मान लीजिए लीफ है, लीफ का सरफेस है, लीफ का जो सरफेस है दैट कंसिस्ट ऑफ सम टाइनी पोर्स। कुछ यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, छेद हैं, इनको स्टोमेटा कहा जाता है। सो इनके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो रेस्पायर करते हैं। एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। तो होता क्या है? ऑक्सीजन एंटर्स द प्लांट व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द प्लांट थ्रू दीज पोर्स। अब इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो एंटर करेगी प्लांट में, और CO2 जो है वो प्लांट क्या करते हैं? CO2 को वो लीव करते हैं, छोड़ते हैं इन्हीं पोर्स के थ्रू। सो ऑक्सीजन एंटर्स द प्लांट व्हाइल carbon dioxide leaves the plant through these pores. Next is the root of the plants also respire. अब क्या होता है कि जो रूट है प्लांट्स की वो भी रेस्पायर करती है। They do so by taking in oxygen from the air spaces present in the soil by the process of diffusion. अब रूट्स के केस में कैसे होता है ऐसे? They do so by taking in oxygen from the air spaces. देखो जो एयर स्पेसेस जो कि सॉइल के अंदर में प्रेजेंट है, जैसे आपकी रूट है तो रूट तो सॉइल के अंदर है, तो सॉइल के अंदर में क्या है? एयर स्पेसेस जो प्रेजेंट होते हैं, वहां से जो है ऑक्सीजन जो है वो लेंगे by the process of diffusion. So oxygen is taken in and carbon dioxide moves out with the help of the diffusion only. तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन is taken in and carbon dioxide moves out. कौन से प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा. So this type of the gaseous exchange takes place in the, इस प्रकार का जो gaseous exchange है वो सिर्फ younger roots में ही होता है and not in the, और ध्यान रखिएगा older roots में ये नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि ओल्डर रूट्स में फिर कैसे होगी एक्सचेंज गैसेस की? सो ओल्डर रूट्स में क्या होता है? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो होती है लेंटिसल्स के द्वारा। सो ये आपको याद रखना है, लेंटिसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि लेंटिसल्स का काम किस चीज के लिए है? सो रेस्पिरेशन के लिए। कहाँ पे? इन द ओल्डर रूट्स। सो द लेंटिसल्स आर थिन वॉल्ड, याद रखेंगे ये भी, लेंटिसल्स जो है वो थिन वॉल्ड है। ध्यान रखना, थिक नहीं है, थिन वॉल्ड है, पतली वॉल वाले होते हैं। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, देखो पतले हैं और लूजली अरेंज्ड सेल्स है, थिन वॉल्ड है और लूजली अरेंज्ड सेल्स होते हैं यहाँ पे, विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब ये हुआ कि जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज, ताकि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो हो सके, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के केस में रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें याद रखनी है। जैसे एक तो स्टोमेटा का रोल हमने यहाँ पे देखा, दूसरा जो है हमने यहाँ पे लेंटिसल्स का रोल देखा। जो हमारे पास रूट्स हैं प्लांट्स की वो भी रेस्पायर करती हैं। तो जैसे इसमें हमने देखा कि ये कैसे रेस्पायर करती हैं, दे डू सो बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेसेस जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपकी जो रूट है वो विद इन सॉइल ही प्रेजेंट होती है। सो जो एयर स्पेसेस जो कि सॉइल के अंदर में प्रेजेंट है उनकी हेल्प से यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है हो सकती है, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज जो है या डिफ्यूजन जो है गैसेस का वो पॉसिबल है। नेक्स्ट इज the parts of the plant, the parts of the oxygen that is produced by the plant in the photosynthesis is utilized by the plant for breathing, and the rest of the oxygen is given out by plants through stomata which we use for breathing. देखो सिंपल सी बात यह है कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फोटो मतलब लाइट, सनलाइट, एंड सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट्स जो है फूड को प्रिपेयर करते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोल देते हैं। सो द पार्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, देखिए जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें भी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस की जाती है प्लांट के द्वारा।
तो देखिए जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, उसमें क्या होता है कि उस ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा, द पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा जो है प्लांट जो है वो यूज करेंगे, यूटिलाइज बाय द प्लांट फॉर ब्रीदिंग के लिए। और जो बची हुई जो ऑक्सीजन है दैट इज गिवन आउट बाय द प्लांट्स, उसको जो है प्लांट्स क्या करते हैं, उसको प्लांट्स जो है वो बाहर छोड़ देते हैं थ्रू द स्टोमेटा। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या थे? ये टाइनी पोर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। तो जो बची हुई ऑक्सीजन है उसको जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो उसको बाहर रिलीज आउट कर देते हैं और उसको हम यूज करते हैं फॉर ब्रीथिंग। तो जब भी हम इनहेलेशन करते हैं और ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन आई कहाँ से? वो वही ऑक्सीजन है जो कि प्लांट्स जो है हमें देते हैं। सो यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि यहाँ पे प्लांट्स का काम भी पूरा हो जा रहा है और प्लांट्स हमारी भी भलाई कर रहे हैं, हमारे बेनिफिट के लिए भी प्लांट्स काम कर रहे हैं और खुद तो उनका बेनिफिट हो ही रहा है। मतलब अब देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ तो वहां पे प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया तो साथ में ऑक्सीजन भी मिली। अब वो जो ऑक्सीजन है प्लांट्स जो है उस ऑक्सीजन को खुद भी यूटिलाइज करेंगे और औरों की भलाई का काम भी कर रहे हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन बच जाएगी उस सारी ऑक्सीजन में से उसको जो है वो बाहर छोड़ देंगे और उसको हम ब्रीदिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज यहाँ पे होती है। अब देखो इस डायग्राम में आपको जो है यहाँ पे रूट हेयर सेल जो है वो बताए गए हैं, रूट हेयर्स आपको बताए गए हैं, यहाँ पे एयर स्पेसिस हैं। सो ये आपको एक्चुअल में मतलब जो रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से होगी इसके लिए आपको दिखाया गया है। जैसे अभी हमने देखा कि जो रूट्स हैं दे ऑल्सो रेस्पायर। हाउ दे रेस्पायर? एयर स्पेसिस जो कि सॉइल के अंदर में प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे एयर स्पेस आपको दिखाए गए हैं। सो रूट है, रूट हेयर होंगे, ये रूट हेयर सेल्स आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ी, स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में जो है हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो रेस्पायर करती हैं, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब में जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हमने दो टाइप्स पढ़े रेस्पिरेशन के, एक तो देखा एरोबिक, दूसरा देखा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस इनके बीच में देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे वो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किए। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एरोबिक रेस्पिरेशन और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर में एनाएरोबिक होगी। एरोबिक वाली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनाएरोबिक वाली ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। और एटीपी जो है वो कितने कितने मिलेंगे यहाँ पे? एरोबिक वाले में 36 एटीपी मिलेंगे, एनाएरोबिक वाले में सिर्फ 2 एटीपी मिलेंगे। ईस्ट के केस में पूछा जाए कि एरोबिक होती है या एनाएरोबिक, सो एनाएरोबिक होती है। एटीपी की हमने बात की जो कि यूनिवर्सल यूनिट ऑफ एनर्जी है। उसके अलावा हमने फर्मेंटेशन की बात की। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो एनाएरोबिक कन्वर्जन है शुगर की टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। किसके द्वारा? बाय द ईस्ट। दो चीजें मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बाय द ईस्ट। सो दिस इज फर्मेंटेशन। उसके बाद हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखा। ब्रीदिंग रेट हमने पढ़ा। ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन इनहेल एंड एक्सहेल, यानी कि कितनी बार जो पर्सन है वो इनहेल कर रहा है, ऑक्सीजन अंदर को लेके जा रहा है, और एक्सहेल कर रहा है यानी कि CO2 बाहर निकाल रहा है 1 मिनट में, उसको हम ब्रीदिंग रेट बोल देते हैं। सो तभी यहाँ पे लिखा है और ब्रीथ्स, मतलब ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है यही तो ब्रीदिंग है। तो 1 मिनट में कितनी बार जो है वो इनहेल और एक्सहेल करेगा उसी को उसका ब्रीदिंग रेट बोला जाता है। और यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिखाई गई थी। नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, लंग्स है, एंड लंग्स दे रेस्ट ऑन दिस स्ट्रक्चर विच इज द डायफ्राम हियर। सो नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मैकेनिज्म कि ब्रीदिंग कैसे होगी। इसमें इनहेलेशन आता है, इसमें एक्सहेलेशन आता है। इनहेलेशन के दौरान क्या होगा, ये चीजें मैंने आपको बताई है कि डायफ्राम ऊपर कहाँ जा रहा है, रिब्स अंदर की तरफ किस में आएगी, बाहर किसकी केस में आएंगी,
ठीक है। जैसे इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, जो रिब्स हैं वो अपवर्ड मूव करेंगी, आउटवर्ड मूव करेंगी। एक्सहेलेशन के केस में अपोजिट होगा। सो ये चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे देखनी है। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि इंपॉर्टेंट बात जो देखी थी कि कॉकरोच के केस में जैसे स्पाइरिकल्स हैं, यहाँ पे स्पाइरिकल्स हैं, ट्रेकिया है, सो दीज आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। उसके बाद हमने अर्थवर्म के केस में देखा, अर्थवर्म के केस में कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। अर्थवर्म जो है वो सिंपली रेस्पायर करता है अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू।